हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम बैक। हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, आपका चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। अब हम पूरा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। मेंडल किस तरीके से काम करना चाहते थे, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, इतने साल उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स में अपने लगाए जिन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कैसे क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने किया, कितने पेयर उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे और वो कितने क्रोमोसोम्स पे थे, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पहले दो अलग अलग पेरेंट, प्योर पेरेंट का मीटिंग करवाते थे, जिससे उनको फर्स्ट जनरेशन मिलती थी, जिसे F1 कहते थे। वो F1 की सेल्फिंग करते थे, उनको F2 मिलती थी। वो F3 तक भी गए थे, लेकिन हम पढ़ते सिर्फ F2 तक है। और वहाँ बेसिस पर उन्होंने अपने लॉज दिए थे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड अलग अलग तरीके के क्रॉसेस करवाए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के टाइम जब वो दो अलग अलग पी प्लांट को क्रॉस करवा रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी की थी। उन्होंने दो प्लांट ऐसे लिए, क्योंकि वो 7 कैरेक्टर्स पे काम कर रहे थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे दो प्लांट लिए जिनके बाकी बाकी 6 कैरेक्टर एकदम सेम है। सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, ये 6 के 6 कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, बस स्टेम हाइट अलग अलग है। अगर एक में टॉल वाला जीन है तो एक में ड्वार्फ वाला जीन है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम उन क्रॉस को कहते हैं जिनमें हमने सिर्फ एक कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक टाइम पे स्टडी करना है। When you study the inheritance of only one character at a time, it is known as monohybrid cross, mono मतलब वन। आई होप ये बात हम लोगों को समझ में आ रही हो। तो तब वो क्या करते थे, ऐसे दो मटर के पौधे लेते थे जिनमें बाकी के 6 कैरेक्टर एकदम सेम है, सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग है। अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है। और जनरली उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये टॉल और ड्वार्फ यानी स्टेम हाइट पर ही काम किया था। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, उसकी वजह से उन्होंने हमें क्या लो बना के दिया, क्या हाइपोथेसिस उन्होंने दी, वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट करते थे तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया है, डाई हाइब्रिड भी किया है और ट्राई हाइब्रिड किया है। जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, या जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, उस टाइम वो सिर्फ एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे थे। उस टाइम वो सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे फोकस कर रहे थे, एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने क्या लिया था, स्टेम का साइज या स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट यानी कि या तो वो टॉल प्लांट होगा या फिर वो डॉफ प्लांट होगा, और सिर्फ उस कैरेक्टर से रिलेटेड एक जीन की वो इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे थे। इसको आप कहते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये डेफिनेशन हम सबको समझ में आती है बेटा, आई थिंक ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो क्या होता था, जब ये क्रॉस करेंगे, एक टॉल प्लांट को मान लेते हैं, मेल टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है, ये मीटिंग करेंगे तो जो उनको मिलेगा उसको आप क्या कहोगे, F1 जनरेशन। जो मिलेगा उसको आप क्या कहोगे, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर मेंडल सेलेक्टेड टू टाइप्स ऑफ पी। उन्होंने दो तरीके के पी प्लांट्स चूज किए। एक उनके पास आ रहा था टॉल और दूसरा उनके पास आ रहा था ड्वार्फ, और इनको इन्होंने क्या बनाया, पेरेंट। कोई एक मदर होगा, कोई एक फादर होगा, यानी किसी एक से पॉलन लिया होगा और दूसरे के स्टिग्मा पर उसको स्प्रेड किया होगा, क्योंकि इमैस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग वो सब आपको पता है। आफ्टर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द ड्वार्फ प्लांट, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पोलन ग्रेन ड्वार्फ प्लांट से लिए, यानी इनका फादर या जो मेल है वो ड्वार्फ है। ठीक है, किस पे ट्रांसफर किया, स्टिग्मा ऑफ अ टॉल प्लांट, यानी जो फीमेल है वो टॉल है और जो मेल है वो ड्वार्फ है। ये बात हमको यहाँ पर पता चल गई। मेंडल ने इनकी मीटिंग कराई, बहुत सारे सीड्स बने होंगे, उन सीड्स को उन्होंने कलेक्ट किया, जो कि ऑफकोर्स फ्लावर से आए होंगे, formed in the flowers of the tall plants and sowed them in the garden। क्यों वो सीड उसको टॉल प्लांट में मिले होंगे, क्योंकि फीमेल टॉल प्लांट थी और उस पर पॉलन ग्रेन जमा किए थे। और वैसे भी हम जानते हैं जहाँ फीमेल है वहीं फ्लावर और फ्रूट बनता है। तो टॉल प्लांट पे उनको नए हाइब्रिड सीड्स मिले होंगे मीटिंग के बाद वाले। ये जो सीड्स इनको मिले, ये इनकी F1 जनरेशन थी। अब ये F1 जनरेशन आगे जाकर टॉल बनेगी या ड्वार्फ, उनको नहीं पता, इतना आसान नहीं होता बेटा ये। तो ये सीड्स लेते थे, किसी दूसरे गार्डन में जाकर उसको सो करते थे, तब उनको दिखता था कि जो F1 जनरेशन आई है वो टॉल आई है, ड्वार्फ आई है। मेंडल ने मेहनत बहुत ज्यादा की, हम उनकी मेहनत ऐसे जाया नहीं कर सकते है ना, बहुत सारा रिजल्ट उन्होंने हमको दिया था। तो जितने भी रिजल्टिंग प्लांट थे, उन्होंने देखा कि भाई ये तो सारे टॉल आ रहे। इन्होंने इसको रेसिप्रोकल भी करके देखा। इस बार इन्होंने क्या किया, फीमेल ड्वार्फ ली, यानी जो स्टिग्मा था वो फीमेल फ्लावर का ड्वार्फ वाला था, और टॉल प्लांट का ये पॉलन ग्रेन उठाकर उन्होंने उस पर छिड़का, उल्टा भी करके देख लिया। सीड्स निकाले, उसको गार्डन में सो किया, फिर से सारे के सारे टॉल निकले, सारे टॉल निकले। और इसको आप कहते हो बेटा फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये जो मीटिंग से आपके पास ऑब्टेन हुई, इसे बोलते हैं F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ तक।
इन्होंने ये सेम ऑब्जर्वेशन देखा फॉर अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स ऑल्सो। एक बार इन्होंने ये टॉल ड्वार्फ के साथ किया, अगली बार इन्होंने ये मान लेते हैं सीड शेप के साथ किया। राउंड और रिंकल दो तरीके की सीड शेप होती है। तो इन्होंने बाकी सारे 6 कैरेक्टर सेम है, दोनों टॉल हैं तो दोनों ही टॉल हैं, दोनों ड्वार्फ हैं तो दोनों, बाकी सब कैरेक्टर सेम है। सिर्फ अगर एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड है, और उनका क्रॉस करवा के देखा, तब भी उन्होंने देखा कि F1 हमेशा जो बनता था, इट रिजेंबल ईदर वन ऑफ द पेरेंट, या तो वो राउंड जैसा है या फिर वो रिंकल जैसा है। पहली बात, वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो कर। F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे इनको मिले थे, ऑफस्प्रिंग इनको मिले थे, वो डोमिनेंट जैसा कैरेक्टर शो करते थे या किसी एक पेरेंट की तरह। तब उनको डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था ना, तो इन्होंने बस इतना देखा कि टॉल और ड्वार्फ में तो सारे के सारे या तो मुझे टॉल मिल रहे हैं, मैं राउंड और रिंकल देख रहा हूँ तो मुझे सारे राउंड मिल रहे हैं, मैं वॉयलेट और व्हाइट की मीटिंग करा रहा हूँ तो मुझे सारे वॉयलेट मिल रहे हैं। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि मुझे कोई नया कलर मिल रहा है ना, या ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि दोनों कलर मिल रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। कोई एक पेरेंट जैसा होता है हमेशा, इट इज ईदर वन ऑफ द पेरेंट। ये इनका कंक्लूजन है, बिल्कुल मेंडल की जगह अपने आप को रख के देखो, ठीक है, बढ़िया। फिर एक बार ये जो जनरेशन इनको मिलती थी, ये इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाते थे, यानी इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाते थे। सेल्फ पॉलिनेट कैसे करवाएंगे बेटा, प्लांट है, आपस में करने दो उसको, तो कुछ करवाना भी नहीं, वो खुद ही सेल्फिंग कर लेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपको सीड्स मिलेंगे, उस सीड्स को जाकर सो कर दो, फिर जो उगेगी वो F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन में इनको वेराइटी मिलती थी बेटा। इनको अगर इन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया था और F1 सारी की सारी टॉल थी, तब भी जब ये F2 जनरेशन देखते थे तो इनको भाई कुछ प्लांट्स टॉल तो कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी दिखते थे। इनको लगा था कि F1 जनरेशन में तो मुझे एक भी ड्वार्फ नहीं मिला, तो मे बी ये ड्वार्फ वाला जीन कहीं गायब हो जाता होगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि ड्वार्फ आ गए, इसका मतलब F1 जनरेशन में ड्वार्फ कहीं गए नहीं, बस एक्सप्रेस नहीं हो पाए। और जैसे ही F2 जनरेशन में इन्हें मौका मिला, ये एक्सप्रेस हो गए। ऐसे ही निकलते बेटा, साइंटिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, पहले उन्हें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के बेसिस पर वो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इसीलिए एक जनरेशन पर मेंडल नहीं रुके, वो F2 जनरेशन तक गए। F2 जनरेशन में गए तो उनको ड्वार्फ मिला, उनको टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी मिला, है ना। और किस रेशियो में मिला, रेशियो 3:1, यानी टॉल हमेशा ज्यादा होते थे, यानी वो कैरेक्टर जो इन्हें F1 में मिला हुआ था वो हमेशा ज्यादा होता था, और जो ड्वार्फ वाले होते थे वो इनके पास थोड़े से कम होते थे। विद द मेजोरिटी बीइंग टॉल, है ना, ज्यादातर टॉल थे। द मोस्ट नोटवर्दी एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज दैट ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस वाज एब्सेंट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ड्वार्फनेस गायब है जी, है ही नहीं वहां पे। लेकिन वो रीअपियर करता है F2 जनरेशन में, और कितना, सिर्फ 25%, हर बार, हर बार। चाहे टॉल ड्वार्फ ले लो, चाहे राउंड रिंकल ले लो, चाहे आप ग्रीन येलो ले लो, चाहे आप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टर ले लो, कोई कैरेक्टर उठाओ, हर बार F1 में कोई एक कैरेक्टर आता था, दूसरा नहीं आता था, और F2 में वो दोबारा आता था, लेकिन सिर्फ 25%। हर बार सेम चीज हुई है बेटा, हर बार सेम चीज हुई है, तभी उन्होंने अपना डेटा दिया था। इसके बेसिस पर जब उन्हें बार बार सिमिलर रिजल्ट्स मिले बाकी सारे ट्रेड्स के लिए भी, तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो, इन्होंने पेरेंट लिए, एक टॉल लिया, दूसरा ड्वार्फ लिया। F1 जनरेशन इनको सारी टॉल मिली, उसकी इन्होंने सेल्फिंग करी F2 जनरेशन यानी सेकंड फीलियल जनरेशन के लिए, तो ड्वार्फ फिर से रीअपियर किया, लेकिन कितना, 25%। तो 3:1 के रेशियो में इनको हर बार मिलता था। और ये था इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कंक्लूजन निकला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, कि अगर आप कभी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो F1 जनरेशन में आपको सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने टॉल ड्वार्फ पे किया था तो सिर्फ टॉल दिखाई देता है ना, जो कि पेरेंट जैसा सेम है। सो विच इज द पेरेंटल जनरेशन। वहीं अगर आप F2 जनरेशन करते हो, आपको बोथ टॉल एंड ड्वार्फ मिलता है, वो भी आपको 3:1 के रेशियो में मिलता है, जिसमें 3 तो टॉल है और 1 आपके पास ड्वार्फ है। आई होप ये चीज हम लोगों को समझ में आ रही हो। वहीं अगर मैं बात करूं F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट बनाएगी, यानी कैपिटल T और स्मॉल t सेल्फ पॉलिनेशन से बनेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो कैपिटल T है उसका 50% चांस है कैपिटल T के साथ भी मेटिंग करने का, और स्मॉल t के साथ मेटिंग करने का भी 50% चांस है। while small t pollen grain also have 50% chance of pollinating with capital T and small t। तो पहला रिजल्ट तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन दूसरे रिजल्ट में ये सीधा जीनोटाइप पे घुस चुके, दूसरे रिजल्ट में सीधा ये जीनोटाइप पे घुस चुके हैं। और मेंडल को ये जीनोटाइप कैसे समझ में आया, मेंडल ने बेटा मैथ्स लगाई थी, मेंडल ने मैथ्स लगाई थी कि अगर ये ऐसी चीज होना कि 3:1 के रेशियो में मेरे को हर बार मिलना, ये तभी पॉसिबल है अगर इसका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से हेट्रोजाइगस रहा हो।
उनको पता था कि ax प्लस by का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपके पास कुछ इस रेशियो में डेटा आता है। आपके पास कैपिटल टी 1/4 आना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 आना चाहिए, स्मॉल टी 1/4 आना चाहिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मैथ्स का फॉर्मूला है। और ऐसा ही रिजल्ट इनको अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलता था। इन्होंने जीनोटाइप का एज अ असम्पशन वहां पर बनाया था। ये चीज हमें पुनेट स्क्वायर से और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती है, जो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है, हमने पहले इसको देख लिया था, क्योंकि इसके बेसिस पर इन्होंने अपने लॉ दे दिए थे और उससे पहले एनसीईआरटी ने टेस्ट क्रॉस दिया। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इनके जीनोटाइप को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोला, जब मेंडल को हर बार यही चीज दिखाई दी कि हर बार ऐसा हो रहा है, मुझे तो 3:1 के रेशियो में चीजें मिल रही हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। पहले रिजल्ट आया, फिर हाइपोथेसिस बनी, और हाइपोथेसिस बनी मैथ्स के बेसिस पर, क्योंकि इनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, इतने सालों तक मैथ्स पढ़ी हुई थी इन्होंने। तो इन्होंने एक अजम्पशन किया कि मेरे पास जो पेरेंट है वो तो एकदम प्योर है, ठीक है, हमेशा टॉल है, और डॉफ वाला हमेशा डॉफ है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो मेरा प्लांट टॉल रहा होगा, क्योंकि उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन पता था, तो इनको इतना पता था कि एक कैरेक्टर के मेरे पास दो फॉर्म प्रेजेंट है, यानी जो जीन है जो रेगुलेट करता है वो पेयर में है। ये बात उनको मैथ से समझ में आई थी कि पेयर में होगा तभी ये रिजल्ट आना पॉसिबल है। तो इन्होंने ऐसे अज्यूम किया कि जो मेरा पेरेंट टोल होगा उसके दोनों जीन सेम होंगे, मैं मान लेता हूँ वो कैपिटल टी है। और जो मेरा प्लांट एकदम प्योर मेरे पास वेराइटी है या लाइन है जो कि ड्वार्फ है, वो भी मेरे पास प्योर है, तो उसके पास जो भी जीन होगा दोनों सेम होंगे, एटलीस्ट होमोजाइगस होंगे, ये बात इनको पता है। पेयर है, ये इनका अजम्पशन था, मैथ्स के बेसिस पर बताया था इन्होंने हमें, ठीक है। तो इन्होंने कहा जब मैं इनकी मीटिंग करता हूं तो गैमेट बनाते टाइम ये टी और ये टी शायद अलग अलग हो जाए, ये टी अलग गैमेट में चला जाता है। इनको मियोसिस माइटोसिस कुछ नहीं पता था, लेकिन इनको इतना पता था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब ये टी और टी अलग हो जाते होंगे, और जब ये अपने गैमेट बनाता होगा तो ये स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग हो जाते होंगे। इनकी आगे जब ऑफस्प्रिंग बनता होगा, फर्टिलाइजेशन होता होगा, क्योंकि दोनों गैमेट सेम तरीके के हैं कैपिटल टी, क्योंकि दोनों गैमेट सेम तरीके के हैं स्मॉल टी, तो इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, विच इज कैपिटल टी स्मॉल। और उस कैपिटल टी स्मॉल टी में मुझे हर बार टॉल मिलता है, मुझे हर बार टॉल मिलता है। अब देखो बेटा, जो हर बार इनको टॉल मिलता था, अगर इनका जीनोटाइप कैपिटल टी होता, तो जब इसकी सेल्फिंग करवाई, आगे जब इसकी सेल्फिंग करवाई इस F1 की F2 बनाने के लिए, तो कभी भी ड्वार्फ रीअपियर नहीं करता। अगर ड्वार्फ रीअपियर कर रहा है, इसका मतलब मेरे F1 पक्का हेट्रोजाइगस है, वो होमोजाइगस हो नहीं सकता, वो प्योर हो नहीं सकता। अगर वो प्योर होता तो स्मॉल टी निकल के कहां से आया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। तो मेंडल ने देखो कितना दिमाग लगाया कि पक्का मेरा जो F1 यहाँ पर बनकर आया है वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में बैठा होगा, उसमें दोनों तरीके के पेयर प्रेजेंट है। जो दो पेयर मेरे पास है, दोनों दोनों वेराइटी उसके पास है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तभी तो वो वन ऑफ द पेरेंट की तरह दिखाई देता है, तभी तो वो वन ऑफ द पेरेंट की तरह दिखाई देता है। और उसके अंदर ये दोनों जो कैरेक्टर के फैक्टर है ये ब्लेंड नहीं हुए, ये ब्लेंड होके कोई मीडियम हाइट नहीं आई। अगर ये दोनों ब्लेंड हो गए होते तो शायद एक टॉल एक ड्वार्फ F1 जनरेशन बीच की हाइट का बनता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो प्रॉपर देखो, हर बार उनका एक नया हाइपोथेसिस बनता जा रहा है कि पक्का दो अलग अलग गैमेट होंगे, वो गैमेट जुड़ते होंगे, लेकिन उनमें ब्लेंडिंग कभी नहीं होती होगी, मिक्सिंग कभी नहीं होती होगी, क्योंकि अगर मिक्सिंग होती तो बीच का कोई कैरेक्टर निकलता, ऐसा तो निकला नहीं। फिर इन्होंने यही कॉन्सेप्ट आगे लगाया सेल्फिंग पे, कि प्लांट मेरे पास है F2 के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और ये मीटिंग कर रहा है वापस कैपिटल टी स्मॉल टी से, क्योंकि मैं सेल्फिंग होने दे रहा हूँ, मैं आपस में मीटिंग होने दे रहा हूँ। तो जो मेरा मेल रहा होगा, जो भी मेरा मेल रहा होगा, और दूसरा मेरा फीमेल की तरह काम कर रहा होगा, जो मेरा मेल होगा उसने भी दो गैमेट बनाए होंगे, और गैमेट बनाते टाइम दोनों सेग्रीगेट हुए होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का आइडिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एक कैरेक्टर को पेयर में फैक्टर रेगुलेट करते हैं, और ये फैक्टर गैमेट बनाते टाइम या फर्टिलाइजेशन के टाइम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं बिना ब्लेंड हुए, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाता होगा, और ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बनाते टाइम अलग हो जाता होगा। अब मैं अगर मैथ्स लगाऊं तो यहां पर इस कैपिटल टी के इससे जुड़ने के भी 50% चांस है, जो अभी आपने सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कंक्लूजन देखा, इस कैपिटल टी के इस स्मॉल टी से जुड़ने के भी 50% चांस है, अभी आपने ये कैलकुलेशन देखा। वहीं पर इस स्मॉल टी के इस कैपिटल टी से जुड़ने के भी 50% चांस है, सिमिलरली इसके इससे जुड़ने के भी 50% चांस है। अगर मैं इसको ए एक्स और बी वाई मानू कि चारों अलग अलग है,
चारों अलग अलग है, एक ए एक्स है दूसरा बी वाई है, सेम नहीं है, चलो मैंने सेल्फिंग नहीं करी, चारों के चारों अलग है। और इनकी मीटिंग का अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं मैथमेटिकली तो ए एक्स प्लस बी वाई इस रेशियो में मेरे पास डेटा आना चाहिए। यानी हर बार मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, यानी दोनों सेम कैरेक्टर मेरे पास होने चाहिए। कौन से रेशियो में हमारे पास होने चाहिए बेटा, ये 1:4 अगर मैं टोटल की बात करूं तो। कैपिटल टी के बाद स्मॉल टी भी मेरे पास होना चाहिए 1/4, और कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे पास होना चाहिए कितना, 2/4, जिसको आप लिख सकते हो 1/2। यानी कि आपके पास ये रेशियो ऑब्टेन होगा 1 1 और 2। टी टी रेशियो टी टी आपके पास ऑब्टेन होना चाहिए 1:2:1। मेंडल ने कभी भी कोई सेल निकालकर, न्यूक्लियस निकालकर, क्रोमोसोम निकालकर जीन नहीं देखे थे। ये जो जीनोटाइप रेशियो उसने बनाया था मैथमेटिक्स से बनाया था। उन्होंने हमें इतना बढ़िया जो जीनोटिपिक रेशियो दिया था, ये इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स से बनाया था। देखो जब भी ये मेटिंग करते थे, F2 जनरेशन बनाते थे, इनको हमेशा सिर्फ 25% ड्वार्फ मिलते थे और इनको हर बार बाकी का 75% टॉल मिलता था। तो ये रेशियो 1 ये रेशियो 3, ये जो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है, दिखने में जो रेशियो आता है, जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं, जो जीन होते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जो फिनोटिपिक रेशियो इनको मिलता था, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, जो फिनोटिपिक रेशियो मेंडल को हर बार मिला वो 3:1 मिला। ये रेशियो इनको बनाना नहीं पड़ा, ये इनकी आंखों ने देखा, इन्हें हर बार दिखता था। लेकिन इसके बेसिस पर ये 3:1 आना कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक कैरेक्टर के दो दो फैक्टर रहे हों, वो फैक्टर मिक्स ना होते हो, ब्लेंड ना होते हो, और अगर मैं मैथ्स लगाऊं तो उनका जो इनहेरिटेंस है वो मुझे 1:2:1 में दिखेगा। ये सेम चीज हमने पुनेट स्क्वायर पर भी बनाकर देख सकते हो। जो आपने यहाँ पर ये लाइन, ये जो हमने यहाँ पर किया ना, इसे लाइन मेथड बोलते हैं। ये जो आपने यहाँ पर किया इसको लाइन मेथड बोलते हैं। अगर आप ये ना कर कर इनका एक पुनेट स्क्वायर बनाकर भी देख लेते हो, जो आगे आपको बुक में दिया हुआ है, तब भी आपको दिख जाता कि रेशियो कितने बढ़िया तरीके से 1:2:1 आपको दिखाई देता है। ओके, तो आई होप ये सेकंड कंक्लूजन भी आपको समझ में आ रहा हो कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में पक्का ये दो कैरेक्टर रहे होंगे। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन रही होगी, दोनों के 50-50 चांसेस होंगे, तभी आपको ये जीनोटिपिक रेशियो मिला होगा। इस तरीके से मेंडल ने हमारे लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बनाया। ये सब अजम्पशन थी बेटा, ये सब उनकी अजम्पशन थी, ये बात प्लीज याद रखना। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ये जो रिजल्ट इनको मिले, इसके बेसिस पर इन्होंने ना दो लॉज बनाए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो सबसे पहला आपके पास, जिनको हम प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, क्योंकि पूरी इनहेरिटेंस के रूल, जिसे आप लॉ कहते हो, इन्होंने हमें बताया कि ये जो दो कैरेक्टर आते होंगे उनमें से कोई एक डोमिनेंट होता होगा। इसका मतलब ड्वार्फ वाला जीन भी F1 जनरेशन में था, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमें दिखाई सिर्फ टॉल दे रहा था, लेकिन ड्वार्फनेस का भी आया होगा। तो इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि इन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा, बट ये सब हाइपोथेसिस था बेटा। इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ मैथ्स थी और कुछ भी नहीं था। तो ये सारे लॉज बनाने ना पहले ये हाइपोथेसिस के अंदर ही थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। खास कर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो एक्चुअली एक पोस्टुलेट था, एक हाइपोथेसिस था। लेकिन बाद में एक कॉरिन्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको टेस्ट क्रॉस समझाऊं, मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस समझ लेंगे। टेस्ट क्रॉस बहुत सिंपल सी चीज है, वो आपकी एनसीईआरटी में दी भी हुई है, तो हम यहीं पर उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर क्योंकि हम डोमिनेंस इतना अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर हम साथ में पढ़ लेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन जो मेंडल के मरने के बाद हम लोगों को मिले हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे को डोमिनेंस, जैसे मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये सारी चीजें मेंडल के एक्सेप्शन थे। लेकिन इससे पहले कि हम मेंडल के एक्सेप्शन की बात करें, क्यों ना हम बात कर ले मेंडल ने जो रूल्स बनाकर हमको दिए थे उनके बारे में। तो मेंडल जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे, उसके बेसिस पर उन्होंने दो नियम बना दिए थे, विच आर नोन एज लॉज ऑफ डोमिनेंस, जिन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। हर बार इनको लगा कि F1 जनरेशन में दोनों अलील प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि F1 जनरेशन में दोनों ट्रेट के जीन प्रेजेंट होते हैं, पर कोई एक ही एक्सप्रेस होता है। क्यों इनको लगा कि दूसरा जीन प्रेजेंट है? अगर ये दूसरा जीन प्रेजेंट नहीं है तो ये कभी F2 में अपने आप को रीअपियर नहीं करवा पाता। ये करवा रहा है, इसका मतलब ये था F1 में भी, बस छुपा हुआ बैठा था। इसके बेसिस पर इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। देखते हैं मेंडल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि
एक कैरेक्टर जो होता है इट इज गवर्न्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। एक कैरेक्टर को एक पेयर में एक यूनिट है जो उसको रेगुलेट करती है, जिसे आप बोलते हो फैक्टर, और फैक्टर होते हैं पेयर्स में। सबसे पहली चीज, कोई भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करती है एक यूनिट, और वो यूनिट को आप बोलोगे फैक्टर, और फैक्टर होते हैं पेयर में। ये फैक्टर वही है जिन्हें आज की डेट में हम जीन्स के नाम से जानते हैं, और हमें पता है कि ये हर कैरेक्टर के लिए पेयर में होते हैं क्योंकि अलील्स होते हैं। हम डिप्लॉयड हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर ये अलील्स की फॉर्म में होते हैं। ये अगर अगर कभी ये दोनों जो पेयर में हैं ये डिसिमिलर पेयर है, हम आज इस डिसिमिलर पेयर को क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। कि अगर दोनों सेम ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। इन्होंने क्या कहा था, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिसिमिलर है। व्हेन देयर इज अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, उनमें से कोई एक मेंबर दूसरे पर डोमिनेट करता है। क्योंकि इन्होंने देखा ना कि हर बार मेरी F1 जनरेशन कोई एक पेरेंट जैसी थी, लेकिन F2 में दूसरा कैरेक्टर भी निकल आया। इसका मतलब F1 वाले कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन में कोई एक डोमिनेंट और दूसरा नहीं है। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हमें कि एवरी कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय समथिंग कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर इज इन पेयर, एंड इफ दैट पेयर इज ए डिसिमिलर पेयर, तो एनी वन मेंबर इज डोमिनेंट ओवर द अदर। ये जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा उससे आप बोलोगे डोमिनेंट फैक्टर, और दूसरे वाले को आप बोलोगे रिसेसिव फैक्टर। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि व्हेन टू डिसिमिलर पेयर इज प्रेजेंट इन अ फैक्टर, one factor dominate the other, and this is known as law of dominance। आज की टर्म में अगर मैं आपको कहूं, when there are two alleles regulating a particular character, when two alleles of a gene which are regulating a character is present in heterozygous condition, one allele is dominant over the other। इसको क्या बोलते हैं, law of dominance। law of dominance की वजह से ही इनको हर बार फिनोटिपिक रेशियो 3:1 दिखता था। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल बनाता था, जो कि 1:4 के रेशियो में आना चाहिए था, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल बनाता था, जो कि 1:2 के रेशियो में आना चाहिए था। तो दोनों ऐड होकर 3:1 में 3 पोर्शन मुझे टॉल का दिखता था। वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से दिखता था, क्योंकि चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस, हर बार आपको टॉल दिखाई देता था। इसमें F2 generation। It also explains the expression of only one parental character in F1। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से F1 में सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था, लेकिन F2 में दोनों आकर एक्सप्रेस हो जाते थे। मेंडल ने अपना ये एक्सपेरिमेंट गार्डन पी, जो कि आपका मटर का पौधा होता है, उस पर किया था, और सिर्फ 7 ट्रेड्स के लिए। देखो, बहुत खुशकिस्मत, बहुत अच्छी किस्मत वाले मेंडल थे। उन्होंने 7 ट्रेट उठाए, और ये 7 के 7 ट्रेट में हर बार इनको ऐसा ही दिखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस इनको होता हुआ दिखा, कि F1 जनरेशन में कोई एक एक्सप्रेस होता था, F2 में दोनों हो जाते थे। तो कोई एक दूसरे पर डोमिनेंट था, इनको दिख गया। सोचो ये इतनी अच्छी किस्मत के मेंडल रहे होंगे कि कभी उनको 7-8 सालों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं मिला, को डोमिनेंस नहीं मिला, मल्टीपल अलीलिस में नहीं मिला। अपनी थ्योरी को गलत साबित करने वाला कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन्हें मिला ही नहीं। हर बार जो रिजल्ट मिला इनकी थ्योरी को सही साबित करता रहा। तो एक तरीके से शायद इनकी किस्मत इतनी अच्छी ना होती, तो इनको लगता मैं तो गलत ही काम कर रहा हूँ। वैसे भी वेले बैठे काम कर रहे थे, तो इनको लगता कि यार मेरे रिजल्ट सही तो आ नहीं रहे, शायद मैं सही से कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ये कभी पेपर प्रिंट करना या रिसर्च हम लोगों तक लेकर आने का जिम्मा ही ना लेते, मेहनत ही ना करते। लेकिन इनकी किस्मत थी, और हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना था, इनका रिजल्ट हर बार सेम। तो जाकर इन्होंने अपनी थ्योरी हमको दी, और बाद में हमें इसके एक्सेप्शन मिले। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे समझ में आता हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आप देखेंगे तो एक आपके पास प्योर टॉल है, एक आपके पास प्योर ड्वार्फ है। प्योर टॉल को आप बोलोगे होमोजाइगस, और प्योर ड्वार्फ को भी आप बोलोगे होमोजाइगस ड्वार्फ। क्योंकि इसका गैमेट सारे कैपिटल टी टाइप के होंगे, सारे स्मॉल टी टाइप के होंगे, तो आपको एक हाइब्रिड मिलेगा, लेकिन फिर भी उसका फिनोटाइप हमेशा टॉल होता था। ये आपकी F1 जनरेशन। जब आप इसकी सेल्फिंग करवाते थे तो आपको गैमेट्स मिलते थे। गैमेट्स में आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी भी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी बन सकता है। अगर आप इनका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, तो आप एक जगह ये वाले गैमेट्स लिखेंगे मेल के, जो कि आप पहली रो पे लिखेंगे, और लेफ्ट कॉलम पे आप फिर से अलग अलग गैमेट्स लिखेंगे विच इज कैपिटल टी स्मॉल टी। और आप हर बार इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना, हर बार आप इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और आप उस कॉम्बिनेशन में क्या देखेंगे कि आपको कैपिटल टी कितनी बार मिल रहा है, 1/4। आपको कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार मिल रहा है, 2/4। और आपको स्मॉल टी कितनी बार मिल रहा है, 1/4। इस बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैथमेटिक कैलकुलेशन से मेंडल ने पहले ही बता दिया था, पर हमें बिल्कुल सेम रेशियो यहाँ पर देखने को मिला। हमें क्या देखने को मिला कि जब जब हमने F2 जनरेशन देखी, टॉल और डॉर्फ दोनों थे। किस रेशियो में थे बेटा, 3:1 के रेशियो में थे।
कंक्लूजन इससे हमने क्या ड्रॉ किया, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसेसिव ट्रेट यानी कि ड्वार्फ प्लांट वॉज नॉट एलिमिनेटेड। जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो ड्वार्फ लाने वाला कैरेक्टर एलिमिनेट नहीं हुआ है, ना ही एलिमिनेट हुआ है, ना ही फ्यूज हुआ है। ये दोनों वर्ड बहुत जरूरी है। आपका ड्वार्फ बनाने वाला या ड्वार्फ कैरेक्टर लेने वाला जीन F1 में ना तो एलिमिनेट हुआ, ना ही उसकी कोई ब्लेंडिंग हुई, वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में गया है। वो सिर्फ वहां पर कंसील हो गया था क्योंकि वो रिसेसिव था, लेकिन वो एग्जिस्ट करता रहा। सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट की वजह से वो कंसील हुआ था, वो सप्रेस हुआ था, और F2 में जैसे ही उसको मौका मिला उसने अपने आप को प्रेजेंट कर कर दिखा दिया। तो मोनो हाइब्रिड ग्रोथ का फिनोटिपिक रेशियो आपको मिलता है 3:1, जिसमें 3 प्लांट टॉल होते हैं, और इसका जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलता है 1:2:1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेशियो से कई बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता है, इसको याद रखना। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मेंडल के जाने के बाद दो बड़े बड़े एक्सेप्शन आपको मिले थे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोर डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था कि जो F1 जनरेशन आपको मिलती है वो ना मम्मी जैसी है ना पापा जैसी है, कुछ अलग ही इंटरमीडिएट बन रहा है। यानी अगर मेंडल को ये रिजल्ट मिल जाता ना तो वो अपना कॉन्सेप्ट कभी आपको ना दे। दूसरा आता है कोर डोमिनेंस, जिसमें जो आपको F1 जनरेशन मिलती है वो मम्मी जैसी भी है पापा जैसी भी है, दोनों के कैरेक्टर लेकर बैठी है। तो ये दो एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मेंडल सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस देकर नहीं रुके, उन्होंने एक और लॉ हमें दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और लॉ हमको दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो एक चीज वो हमें बता चुके थे कि कुछ तो है दोनों जीनोटाइप में जहां एक अलील डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है। एक पे अगर वो पेयर है तो एक फैक्टर डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा। एक और बात भी तो ये बार बार कह रहे हैं कि जब आप F1 जनरेशन में इन दोनों को एक साथ देख रहे हो, डिसिमिलर फैक्टर को, डिसिमिलर क्योंकि इनको अलील वर्ड नहीं पता था ना, तो ये कहते थे जब आप F1 जनरेशन में इस डिसिमिलर फैक्टर को देख रहे हो तो ये ब्लेंड कभी नहीं करते, ये मिक्स कभी नहीं करते। जब भी इनसे गैमीट बनता है तो ये इजीली दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग टाइप के गैमीट बनाने में, और जब आप इनसे वापस फर्टिलाइजेशन करोगे तो ये दोनों वापस एक साथ आ जाते, और उनमें से जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है। कभी भी गैमेट बनाते टाइम या उससे पहले जब ये दोनों एक साथ अलील या दोनों फैक्टर प्रेजेंट है पेयर में, कभी आपस में इनकी मिक्सिंग नहीं होती, एक दूसरे को ये छेड़खानी नहीं करते, और गैमेट बनाते टाइम ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। वरना कभी उनको F2 रेशियो 3:1, 1:2:1 मिल ही नहीं सकता था। तो तभी पॉसिबल है जब ये चारों अलग अलग हो जाते, मतलब गैमेट्स में ये अलग अलग हो जाते हो। वहां से उन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ मेंडल का पहला लॉ कहलाता है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ नहीं कहलाता, क्यों? क्योंकि कॉरिन्स ने हमें बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे हाइपोथेसिस ही रहने दो। कॉरिन्स का नाम आप बाद में भी देखोगे, ये वन ऑफ द साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का वर्क उनकी डेथ के बाद रीडिस्कवरी करने में आपकी मदद की थी। तो कॉरिन्स ने हमें ये बात बताई थी कि मेंडल का पहला लॉ तो यही मानो, उसको मत मानो, पहले लॉ की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट while two allele of a gene controlling each character, क्योंकि एक कैरेक्टर के दो अलील होते हैं, कभी कभी एक इंडिविजुअल में हो सकता है ये दोनों अलील एक साथ हो, दे रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, ऐसा होगा जैसे F1 जनरेशन में होता था। दे सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन। जब भी ये अपना गैमीट या स्पोर बनाएंगे तो ये सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाएंगे। कौन सेपरेट हो जाएगा बेटा? ये जो दो अलील हैं एक जीन के, ये बढ़िया से सेपरेट हो जाएंगे गैमीट बनाने में। क्यों? क्योंकि तब एक प्रोसेस होगा मियोसिस का, उनको नहीं पता था, जिसकी वजह से जो भी गैमेट या स्पोर आपको मिलेगा उसमें उस कैरेक्टर के दोनों जीन में से कोई एक अलील होगा। हर गैमेट में एक अलील होगा, दूसरे गैमेट में दूसरा अलील आपको मिलेगा, और ये गैमेट और स्पोर एकदम प्योर होंगे क्योंकि उनमें उस कैरेक्टर का एक अलील होगा, दूसरा नहीं होगा। वो दूसरा अलील किसी दूसरे गैमेट में होगा। तो एक गैमेट में एक कैरेक्टर का सिर्फ एक अलील है, एक गैमेट में एक कैरेक्टर का सिर्फ एक अलील प्रेजेंट है, ऐसे समझो। हम जानते हैं जनरली एक कैरेक्टर के दो अलील्स होते हैं, ठीक है? और जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो एक गैमेट में उसमें से कोई एक ही अलील जाता है, ऐसे गैमेट को कहा जाता है प्योर गैमेट। क्यों कहते हैं इसको प्योर गैमेट? क्योंकि इसने दोनों अलील्स अपने पास नहीं रखे, उस कैरेक्टर का कोई एक अलील अपने पास रखा, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और स्पोर्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो कहते ही है। सेग्रीगेशन क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो सेग्रीगेट और सेपरेट, गैमेट बनाते टाइम एक कैरेक्टर के एक जीन के दोनों अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं,
और एक गैमेट में उनमें से कोई एक अलील आता है, इसलिए उस गैमेट को प्योर कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता था कि एक कैरेक्टर के दोनों अलील्स की कभी आपस में मिक्सिंग नहीं होती, वो आपस में ब्लेंड नहीं करते, वो पूरी लाइफ में उस एनिमल के, उस ऑर्गेनिज्म के वो डिस्क्रीट रहते हैं। बोथ कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। इसीलिए जब F2 जनरेशन में, क्योंकि वो अलग अलग हो जाते हैं गैमेट बनाते टाइम, और पॉसिबिलिटी हर चीज के कॉम्बिनेशन की है, इसीलिए आपको F2 जनरेशन में वो जब गैमेट साथ में आएंगे फ्यूजन के बाद आपको दिखाई देंगे, इवन इफ वन इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन। मानते हैं कि उनमें से एक का एक्सप्रेशन आपको F1 में नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसे F2 में मौका मिला वो आपको दिखाई दिया। होमोजाइगस पेरेंट आइडेंटिकल गैमेट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं यहाँ पर दोबारा से भी लिख रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, ग्राफ चार्ट की फॉर्म में या फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि अगर पॉइंट ना रीड हो तो आपको ये चीज यहाँ से देख के याद आ जाए। कभी भी एक होमोजाइगस जीनोटाइप या होमोजाइगस पेरेंट की बात करोगे तो होमोजाइगस पेरेंट के गैमेट आइडेंटिकल है, दोनों में उस कैरेक्टर को लेकर सेम अलील प्रेजेंट होता है, क्योंकि होमोजाइगस का मतलब ही सेम अलील होता है। जब होमोजाइगस पेरेंट में ही दोनों के सेम अलील प्रेजेंट है तो गैमेट दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। गैमेट कैसे होंगे बेटा? आइडेंटिकल। वहीं अगर मैं बात करूं एक हेटेरोजाइगस पेरेंट की, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं एक हेटेरोजाइगस पेरेंट की, तो हेटेरोजाइगस पेरेंट में आपको दो टाइप के अलील मिलेंगे। ये सेम नहीं होंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस का मतलब ही है कि इसके अंदर दोनों अलील है, और दोनों अलील हैं तो एक अलील एक गैमेट में जाएगा, दूसरा अलील दूसरे गैमेट में जाएगा। तो दो टाइप के अलील हैं तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, दो टाइप के गैमेट भी बनेंगे। ठीक है, दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स ईच कैरिंग वन अलील इन इक्वल प्रोपोर्शन। दोनों में एक एक अलील आया होगा, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेम चीज आपको दोबारा बनाकर बताइए जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होमोजाइगस कंडीशन में देखो गैमेट एकदम सेम बना, दोनों गैमेट में कैपिटल टी था। यहाँ पर भी देखो एक ही तरीके का गैमेट बना, दोनों में आपके पास स्मॉल टी था। टाइप ऑफ गैमेट, अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आई थिंक ये टॉपिक आपके पास आगे होगा भी, पर मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ। अगर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की मेटिंग करानी है, उससे पहले गैमेट बनाना पड़ता है। जैसे अगर मुझे देखना है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की मेटिंग से क्या बनेगा, तो बेटा पहले गैमेट बनाने पड़ते हैं, तभी मेटिंग समझ में आती है। गैमेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, या टाइप ऑफ गैमेट आपको कैसे समझ में आते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जहां पर n आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन को बताता है कि कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अब जरा यहाँ पर देखो, क्या आपको कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है? नहीं, जीरो, होमोजाइगस है, दोनों सेम है। क्या यहाँ आपको कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है? नहीं, जीरो, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है। तो उस केस में आपके पास कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? वन, एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। इसके सारे गैमेट में कैपिटल टी होगा, इसके सारे गैमेट में स्मॉल टी होगा। वहीं आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, मुझे देखना था कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने तरीके के गैमेट बनेंगे। तो 2 to the power n, n मतलब कितना हेट्रोजाइगस है, यहाँ कितना हेट्रोजाइगस है? एक ही हेट्रोजाइगस है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड चल रहा है। तो 2 to the power 1 यानी कि आंसर आएगा 2। इसका मतलब इस इंडिविजुअल के दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक में एक अलील जाएगा, दूसरे में दूसरा अलील जाएगा। तभी तो इसके मेल ने भी दो तरीके के अलील बनाए, इसकी फीमेल ने भी दो तरीके के अलील बनाए, या दो तरीके के गैमेट बनाए। हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, मेल के अलील्स यहाँ पर रखे, फीमेल के गैमेट्स हमने यहाँ पर रखे, फ्यूजन कर देखा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस पर प्योर अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है, तभी हमको F2 जनरेशन के अंदर ये वाली डाइवर्सिटी देखने को मिली। इवन दो F1 प्लांट ने सिर्फ एक डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस किया, लेकिन उसके पास अलील दोनों थे, बट इट एक्चुअली कैरीज बोथ द अलील्स। अलील्स उसके पास बेटा दोनों थे, है ना, उस ट्रेट के लिए। उसके पास रिसेसिव अलील भी था जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, वो F2 जनरेशन में जाकर एक्सप्रेस हुआ। तो F1 प्लांट को हम क्या कहते हैं? उसका जीनोटाइप हाइब्रिड रहा होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा। F1 प्लांट जब बना होगा वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना होगा। उस फ्यूजिंग गैमेट में दोनों तरीके के अलील आए होंगे, एक अलील मेल से, एक अलील फीमेल से, यानी कैपिटल टी आया होगा कैपिटल टी वाले पेरेंट से, स्मॉल टी आया होगा स्मॉल टी वाले पेरेंट से। तो जाकर जो F1 बना होगा वो हेट्रोजाइगस बना होगा, और वो हेट्रोजाइगस ने आगे जब F2 बनाया उसके अंदर आपको फिर से फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? 3 टॉल और 1 डॉफ। और जीनोटिपिक रेशियो आपको क्या मिला? 1:2:1 रेशियो एकदम सेम दोनों में आ रहा है। और बहुत बढ़िया तरीके से मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ क्या कहते हैं आप इसको, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स आप प्रूव कर सकते हो।
द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन, वो ट्रेड्स या वो कैरेक्टर जो अभी सिंगल जीन ही डिटरमाइन करता है, कैन डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मेंडेलियन पैटर्न। हमने कई बार एक चीज नोटिस करी कि एक जीन से अगर मैं बात करूं, यानी मैं मान लो मोनोहाइब्रिड पैटर्न ही स्टडी कर रही हूँ, कभी कभार ऐसे मोनोहाइब्रिड पैटर्न का क्रॉस का रिजल्ट मेंडल जैसा सेम नहीं आता था, यानी वही अलील्स हैं, वही अलील्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सब चीजें सेम है, पर 1:2:1 का रेशियो नहीं मिल रहा, सेम फिनोटिपिक सेम जीनोटिपिक रेशियो नहीं मिल रहा। तब हमें मेंडल के कुछ एक्सेप्शन दिखे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलीलिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपने इसी को डिटेल में पढ़ना है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको डिटेल में पढ़े, हमारा एक छोटा सा टॉपिक पीछे रह गया है विच इज टेस्ट क्रॉस, उसको हम यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो टेस्ट क्रॉस की अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत मजेदार क्रॉस है, और इसमें ज्यादातर इस क्रॉस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इन्हीं दोनों चीजों से आते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 1, इसका एप्लीकेशन क्या है, करते क्यों है। नंबर 2, इसकी टेक्निक क्या है, करते कैसे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों टॉपिक से यहाँ पर मिलते हैं, और खूब मिलते हैं, बहुत बार रिपीटेड मिलते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको बार बार दिखाई देंगे। अब टेस्ट क्रॉस है क्या, टेस्ट क्रॉस में आपको क्या बताया जाता है। देखो, हमने देखा था कि कैपिटल टी इसको आप क्या बोल रहे हो, होमोजाइगस कंडीशन, इसको आप क्या बोल रहे हो, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक बात है। इसका फिनोटाइप क्या आता है, टॉल, कोई दिक्कत इस चीज में, किसी को टॉल आता है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ पर डिसिमिलर पेयर है, इसको आप बोलते हो हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसको आप बोलते हो हेटेरोजाइगस कंडीशन। और इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आपको फिनोटाइप क्या देखने को मिला, टॉल। फिनोटाइप अगेन आपको क्या देखने को मिला, टॉल। दोनों केस में आपको फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है, टॉल। तो अब बहुत दिक्कत थी मेंडल के लिए, है ना, कि यार क्या हो रहा है ये, अगर मेरे को एक प्लांट है, मुझे उसको फील्ड में देखता हूँ तो मुझे तो टॉल ही दिख रहा है। अब अगर मुझे पता लगाना है कि ये टॉल सिमिलर पेयर की वजह से आया या डिसिमिलर पेयर की वजह से आया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये जो कैपिटल टी वाला अलील है ये डोमिनेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मैं बता चुका हूँ कि ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है और मुझे तो टॉल ही दिखाई देता है। तो मुझे फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, मुझे फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, पर मुझे इसका जीनोटाइप नहीं पता। अगर एक प्लांट मुझे ड्वार्फ दिखाई देता है तो मुझे पक्का पक्का से पता है कि इसका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा, इसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये खुद से एक्सप्रेस होता ही तब है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में, ये है ही रिसेसिव, इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ही नहीं करना आता। ये एक्सप्रेस ही तब करता है जब आप इसे मौका देते हो और दोनों स्मॉल टी एक साथ आते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। दिक्कत तब होती है जब मैं किसी डोमिनेंट ट्रेड के बारे में बात करता हूँ, जब मैं किसी डोमिनेंट ट्रेड के बारे में बात करता हूँ, तो उसके फिनोटाइप से मैं कैसे पहचानूं। तो अगर बेटा आपके पास कोई डोमिनेंट फिनोटाइप है, एप्लीकेशन समझो, अगर आपके पास कोई डोमिनेंट फिनोटाइप है और आपको उसका जीनोटाइप पता लगाना है, आपके पास ये गिवन है डोमिनेंट फिनोटाइप कि जी टॉल ही आ रहा है, आपको उसके जीनोटाइप का पता लगाना है कि ए, क्या वो होमोजाइगस कंडीशन वाला टॉल है, या फिर बी, क्या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला टॉल है, आपको नहीं पता है, तब आप टेस्ट क्रॉस, इसको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करते हो, इसीलिए इसका नाम टेस्ट क्रॉस है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी टेक्निक क्या है, इसको करा कैसे जाता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। जो भी आपको ये F1 प्लांट मिला है, जो आपको नहीं पता जिसका जीनोटाइप क्या है, जो आपको प्लांट मिला है, इसको बस आपने क्रॉस करवाना है बेटा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। याद रखना, आपको इसको क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, और आपको पता चल जाएगा कि जो आपका प्लांट है वो होमोजाइगस टोल है या हेटेरोजाइगस टोल है। देखो बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर, देखो आपके पास एक प्लांट था, आपके पास एक प्लांट था वॉयलेट और व्हाइट कलर में, ठीक है, वॉयलेट और व्हाइट कलर में। वैसे तो इनको वी लेना चाहिए था, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, है ना। जो डोमिनेंट हमारा ट्रेट होता है उसके कैरेक्टर का हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, पर चलो इन्होंने यहाँ पर फ्लावर कलर के लिए डब्ल्यू ले रखा है, तो आप डब्ल्यू ही मान लो। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता देती हूँ कि ये जो क्रॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस में कैपिटल डब्ल्यू से वॉयलेट कलर आपके पास आ रहा है, और स्मॉल डब्ल्यू से व्हाइट कलर आपके पास आ रहा है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब मेरे पास एक फ्लावर है जो कि वायलेट कलर का है, अब मेरे पास एक फ्लावर है जो कि वायलेट कलर का है। ये वायलेट कलर क्या कैपिटल डब्ल्यू की वजह से आया है, या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वजह से आया है, ये बात मुझे नहीं पता, और ये बात मुझे पता लगानी। अगर ये वायलेट कलर बेटा कैपिटल डब्ल्यू की वजह से आया, देखो ये वायलेट कलर है, मुझे नहीं पता है किस वजह से आया,
हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू की वजह से आया, हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वजह से आया। करवाना क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसकी मेटिंग करानी है। होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा ही स्मॉल डब्ल्यू होगा। स्मॉल डब्ल्यू में कोई हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है, तो टाइप ऑफ गैमेट्स क्या बनेंगे, दोनों स्मॉल डब्ल्यू टाइप के होंगे। तो दो गैमेट बनेंगे, दोनों में स्मॉल डब्ल्यू होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दो गैमेट बनेंगे, दोनों में ही स्मॉल डब्ल्यू होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वहीं अगर आपका डोमिनेंट फिनोटाइप जो आया, जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता, अगर वो कैपिटल डब्ल्यू की वजह से बना है, तो कोई टेंशन ही नहीं, दोनों कैपिटल डब्ल्यू टाइप के गैमेट होंगे। लेकिन अगर वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू की वजह से आया है, तो दो अलग अलग तरीके के गैमेट होंगे। एक में कैपिटल डब्ल्यू होगा, एक में आपके पास स्मॉल डब्ल्यू होगा। छोटा स्मॉल बनाओ, स्मॉल डब्ल्यू होगा, यही होगा। अब आप जरा इसको ना होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसका पुनेट स्क्वायर बनाकर इसका आप मेटिंग कराकर देखो, आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक रिजल्ट, अब इस केस में क्या है, दोनों स्मॉल डब्ल्यू है और ये दोनों स्मॉल डब्ल्यू है और ये दोनों कैपिटल डब्ल्यू। अब जरा मेटिंग करके देखो, तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये आपके पास आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये आपके पास आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये आपके पास आएगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। जो आपको फ्लावर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको वायलेट मिलेंगे। आप चीज आपको समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही तरीके का गैमेट बनता है कैपिटल डब्ल्यू टाइप का, इससे एक ही तरीके का गैमेट बनता है स्मॉल डब्ल्यू टाइप का। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सारे के सारे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होंगे और सारे के सारे वॉयलेट कलर के आएंगे। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी जिस तरीके भी मीटिंग आप करोगे, डाई हाइब्रिड करोगे तो 16 बनेंगे, पर सारे सेम कलर के और सारे डोमिनेंट, ठीक है। वहीं अगर आपका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, तो उस कंडीशन में बेटा हो सकता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आए, लेकिन हो सकता है स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। उस केस में आपको जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो 1:1 के रेशियो में, बिल्कुल 1:1 बराबर बराबर होगा, कि हाफ उनमें से वायलेट होंगे और हाफ उनमें से व्हाइट होंगे, हाफ उनमें से वॉयलेट होंगे और हाफ उनमें से व्हाइट होंगे। अब ये मेंडल का निकाला हुआ कितना शानदार तरीका है कि अगर आपको नहीं पता जीनोटाइप क्या है, बस इनकी मेटिंग करा दो स्मॉल डब्ल्यू से, आपको दो तरीके के रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर आपको सारे के सारे कैरेक्टर डोमिनेंट दिखाई दे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको सारे के सारे वॉयलेट कलर के ही फ्लावर दिखाई दे, इसका मतलब आपका जीनोटाइप पक्का कैपिटल डब्ल्यू टाइप का है, इसलिए उसने एक ही रिजल्ट आपको दिखाया। लेकिन अगर आपको इक्वल रेशियो में, अगर आपको इक्वल रेशियो यानी 1:1, याद रखना जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ऐसे कंफ्यूज करते हैं, अगर आपको 1:1 के रेशियो में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फिनोटाइप दिखाई दे, क्योंकि फील्ड पर तो आपको फिनोटाइप ही दिखेगा ना, जीनोटाइप थोड़ी दिख रहा है, तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे, इसका मतलब जो डोमिनेंट रेट आया है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन और आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो ये तरीका है बेटा, अगर आपको रेशियो की टर्म में मैं लिखूं, तो रेशियो की टर्म में अगर आपका रेशियो कुछ इस तरीके से है कि ऑल वन, सारे वॉयलेट है, इसका मतलब आपका जो डोमिनेंट का जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन अगर रेशियो आ रहा है 1:1, मतलब आपका डोमिनेंट फिनोटाइप का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। ये होता है रिजल्ट टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या है आपके पास, यहाँ पर तो इन्होंने बस आपको गैमेट बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो डोमिनेंट, वही बात है बेटा, अगर आपको जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से होगा, तो आपको टोल और ड्वार्फ 1:1 के रेशियो में मिले। और अगर वो होमोजाइगस होगा, अगर वो हेट्रोजाइगस होगा, देखो 3 तरीके से आप ये चीज लिख सकते हो। अगर वो हेट्रोजाइगस होगा यानी कि कैपिटल डब्ल्यू होगा, तो आपके पास रेशियो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, हेट्रोजाइगस होगा, तो आपके पास रेशियो 1:1 आएगा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। और अगर आपका जीनोटाइप होमोजाइगस है, अगर आपका जीनोटाइप होमोजाइगस है, तो ऑल वन है। ये होता है टेस्ट क्रॉस। क्या करते हो आप टेस्ट क्रॉस के अंदर, आप एक क्रॉस करते हो, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसको बस एक रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव होमोजाइगस से आपको क्रॉस करवाना है टू डिटरमाइन इफ इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर अ डोमिनेंट ट्रेट। आपको यही पता करना था, आपको जीनोटाइप पता करना था। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट डिस्प्ले अ डोमिनेंट फिनोटाइप। इस पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पी प्लांट देखा जिसके पर्पल फ्लावर है, अब ये पर्पल फ्लावर होमोजाइगस की वजह से भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस की वजह से होते हैं, आपको नहीं पता। आपको अगर जीनोटाइप पता करना है तो बस आपको एक टेस्ट क्रॉस करना है जिसमें आपको एक व्हाइट फ्लावर लेकर उसकी मेटिंग करा देंगे। और व्हाइट फ्लावर आपको पता है होमोजाइगस रिसेसिव है, मेटिंग कराओ, पुनेट स्क्वायर बनाकर देखोगे और
आउटकम, पॉसिबल आउटकम जब आप देखोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि अगर सारे के सारे पर्पल आए, इसका मतलब आपका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस। आधे पर्पल आधे व्हाइट आए, इसका मतलब जो आपका जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस खत्म हो गया, दोनों लॉज आपने पढ़ लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि अगर एक कैरेक्टर के लिए आपके पास जो पेयर फैक्टर है, उन पेयर फैक्टर में से कोई एक मेंबर डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि जो दो फैक्टर एक कैरेक्टर के, एक जीन के आपकी बॉडी में होते हैं, वो पूरी जिंदगी कभी ब्लेंड नहीं होते, कभी मिक्स नहीं होते, कभी एलिमिनेट नहीं होते। गैमेट बनाते टाइम दोनों बढ़िया से सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए एक गैमेट में एक अलील होता है, दूसरे गैमेट में दूसरा अलील होता है। इसे आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हो। बहुत बढ़िया मेंडल का तरीका चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी अनटिल एंड अनलेस मेंडल के जाने के बाद। मेंडल को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेंडल के जाने के बाद हमें इसके कुछ एक्सेप्शन मिले। हमें एक एक्सेप्शन मिला, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मैं आपको कुछ बात बता दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अलीलिक इंटरैक्शन, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं एक ही कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, अभी भी मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे हूँ, मैं एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे नहीं आई हूँ। कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो आप लिंकेज पढ़ोगे, रिकॉम्बिनेशन पढ़ोगे, लिंकेज में बेटा हम दो कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन में जाती हैं वो चीजें। लेकिन अभी तक क्या मैंने डाई हाइब्रिड की हेडिंग शुरू करी? नहीं। तो इस चीज को याद रखना, मैं जब तक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रही हूँ, मैं जब तक को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म की बात कर रही हूँ, हम ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं। तो ये सब तब होता है जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी करते हो, और एक कैरेक्टर मतलब आप सिर्फ उसके पेयर्ड अलील के बारे में बात कर रहे हो, आप अलीलिक इंटरैक्शन के बारे में बात कर रहे हो। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको मिल रहा है वो भी आपको अलीलिक इंटरैक्शंस की वजह से ही मिल रहा है, वो भी आपको अलीलिक इंटरैक्शंस की वजह से ही मिल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? बेटा सबसे पहले तो साइंटिस्ट और किस में ढूंढा गया था, इसके बारे में याद रखना। अच्छा, साइंटिस्ट की बात यहाँ पर नहीं है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल, क्योंकि डायरेक्ट यही एग्जाम्पल उठ के क्वेश्चन में आता है, ये हमें सबसे पहली बार नोटिस हुआ था जिस फ्लावर में, विच दैट इज रेड स्नैप ड्रैगन या एंटेराइनम स्पीशीज, एंटेराइनम मेजस इसको बोलते हैं, एंटेराइनम मेजस इसको बोलते हैं, उनके अंदर हमने इसको देखा था। स्नैप ड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटेराइनम, इस तरीके से क्यों हो रहा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है? रुको, ये नाम जरूर से याद रख लेना बेटा, बिकॉज इस एग्जाम्पल से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब क्या हुआ, इनके अंदर ना दो तरीके के फ्लावर देखे गए। एक फ्लावर था रेड कलर का, दूसरा फ्लावर था वाइट कलर का। अब तक हम बढ़िया मेंडल को देखते आ रहे थे, तो मेंडल हर बार क्या करता था, पेरेंट लेता था। पेरेंट आपको याद है, प्योर पेरेंट लेता था, तो इन्होंने भी प्योर पेरेंट लिए, मेंडल का ही फॉर्मूला फॉलो किया। इन्होंने एक मेल लिया और एक फीमेल ली। मेल लिया प्योर रेड, फीमेल ली प्योर वाइट फ्लावर्स वाली। तो बेटा क्या होना था, गैमेट बनने थे। इन्होंने क्या सोचा कि रेड अगर डोमिनेंट है, बेसिकली उस वे में उन्होंने सोचा, तो ये प्योर है तो ये होमोजाइगस होगा, और ये भी होमोजाइगस होगा, बस ये रिसेसिव अलील होगा, इसी बात है। इस गैमेट से क्या बनेगा जी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आप जानते हो इन दोनों से क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये कैसी बननी चाहिए थी, रेड। कोई दिक्कत इस चीज में, मेंटल यही तो करते आ रहे थे। हमें पता है भी कोई एक ही डोमिनेंट होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमको सिखाया है कि ये चीज क्या होनी चाहिए, रेड। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत इस चीज में। लेकिन टू देयर सरप्राइज इनको ये रेड नहीं मिलता, और इनको ये क्या मिला, पिंक कलर का। जो फूल इनको मिला F1 जनरेशन में वो रेड नहीं था, वो पिंक था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक बात कही थी, या मेंडल ने एक बात कही थी, कि जो F1 जनरेशन थी, जो इनका कंक्लूजन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, कि F1 जनरेशन रिजेंबल्स ईदर ऑफ द पेरेंट, या तो टॉल या ड्वार्फ, या तो राउंड या रिंकल्ड, या तो इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड, या तो ग्रीन या तो येलो, या तो एक्सियल या तो टर्मिनल। कोई एक कैरेक्टर आ रहा था पेरेंट। पहली बार हमें F1 जनरेशन में एक ऐसा कैरेक्टर मिला विच वॉज लाइक नीदर ऑफ द पेरेंट। ना तो रेड कलर मिला ना वाइट, एक नया कलर मिला, और वो नया कलर इन दोनों के बीच में था। पूरा रेड भी नहीं था, पूरा वाइट भी नहीं था, हल्का पिंक था। तो पहली बार आपको जो रिजल्ट मिला, इट वॉज लाइक नीदर ऑफ द पेरेंट। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े भी जाते थे, पढ़ाए भी जाते थे, अब नहीं आते। तो बस सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद रखना, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, ये डेटा जरूर याद रखना कि पहली बार आपको लाइक नीदर ऑफ द पेरेंट, दोनों से मैच नहीं खा रहा, दोनों से ही मैच नहीं कर रहा है ये। इट इज लाइक नीदर ऑफ द पेरेंट प्लस, इट इज लाइक नीदर ऑफ द पेरेंट प्लस, हमको क्या देखने को मिला कि इंटरमीडिएट भी था, है ना। पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर भी नहीं एक्सप्रेस हो पाया, पूरा रिसेसिव भी नहीं रहा, यानी आधा एक्सप्रेस हो पाया। वहां से कॉन्सेप्ट आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
कि शायद कुछ अलील ऐसे होते हैं जो कि अपने दूसरे अलील को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाते, डोमिनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और क्योंकि ये इसको सप्रेस नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत ये भी एक्सप्रेस हो गया, तो आपको कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दिया। बस इतना सा होता है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका पिंक कलर का फ्लावर है, इसकी आगे अगर मैंने सेल्फिंग करवा दी, यानी इसका अगर आगे मैं F2 जनरेशन बना दूं, तो मुझे बताओ आपको जीनोटाइप क्या मिलते हैं? आपको जीनोटाइप क्या मिलेगा? अब जीनोटाइप तो फिक्स है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमेशा मोनोहाइब्रिड का ये डेटा आपको रट लेना है, आपको याद रखना है कि फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड का डेटा आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। तो ऑफ कोर्स मुझे इस बार भी जीनोटाइप क्या मिलेगा? 1:2:1। हर बार पुनेट स्क्वायर थोड़ी बनाएंगे, अब तो हमें पता है कि जब आप ऐसे करते हो आर और आर की आप सेल्फिंग करोगे, यानी इन हेट्रोजाइगस की अगर आप सेल्फिंग करोगे तो आपको 1:2:1 मिलेगा, जिसमें 1 आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 2 आपके पास हेट्रोजाइगस होगा, और ये 1 आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से हमको ये बात समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज है। तो जीनोटाइप तो फिक्स था, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप तो फिक्स होता है। रही बात फिनोटाइप की, तो जनरली हम क्या सोच रहे थे कि ये वाला भी आपके पास रेड कलर देता है, ये वाला भी आपके पास रेड कलर देता है, और ये वाला आपके पास व्हाइट कलर देता है। तो जनरली हम क्या सोच रहे थे, ये दोनों और ये होगा, यानी 3:1 मिलेगा। ये होता है मेंडल के क्रॉस में, लेकिन हमारे पास F2 जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ। जो कैपिटल आर था उसने रेड बनाया क्योंकि रेड पूरा पूरा डोमिनेंट था। जो स्मॉल आर था उसने पूरा व्हाइट बनाया क्योंकि व्हाइट रिसेसिव था, और तो कुछ था ही नहीं उसको ढकने के लिए। लेकिन यहां पर ये उसको इनकम्प्लीटली सप्रेस कर पाया, जिसकी वजह से आपको एक नया कलर मिला, पिंक। यानी पहली बार आपको जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 में मिला। तो क्या खास बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कि यहाँ पे रेशियो हो जाते हैं चेंज। यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो के साथ साथ फिनोटिपिक रेशियो भी क्या हो चुका है? 1:2:1। यही खास बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो या तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्वेश्चन आएगा यहां से, या फिर क्वेश्चन आएगा इस नाम से, यही से क्वेश्चन आता है। अब हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, क्या बोला है हमें? सम जीन्स एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे ना तो वो अलील कंप्लीट डोमिनेंस पूरा उस पे दूसरे पर शो कर पा रहा है, एंड द phenotype of F1 offspring fall between the two parental variety, दोनों के बीच में उसका phenotype आ रहा है। इसका फिनोमिना हमने रेड स्नैपड्रैगन में देखा था। जब हमने रेड स्नैपड्रैगन को व्हाइट स्नैपड्रैगन के साथ ब्रीडिंग करवाई थी तो हमें पिंक फ्लावर्स मिले थे, यही इसका एग्जाम्पल है। आप देखो, आपने एक रेड कलर का फ्लावर लिया, एक व्हाइट का लिया, जनरली हमें लग रहा था कि हमें F1 जनरेशन रेड मिलेगी, बट वो हमें पिंक मिली। और जब हमने उसका F2 जनरेशन के अंदर देखा तो हमें 1:2:1 के रेशियो में हमें एक नया फिनोटाइप दिखा, जिसमें दो जो थे 2/4 जो थे वो पिंक थे, कुछ अलग ही था। तो कंक्लूजन क्या था? इन दिस इनहेरिटेंस कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। इसको आप क्या बोलते हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एकदम प्योर अगर मैंने रेड फ्लावर भी ले लिया, एकदम प्योर रेड फ्लावर मैंने लिए, और एकदम प्योर व्हाइट फ्लावर के साथ उनकी मेटिंग भी करा दी, तब भी F1 जनरेशन पिंक निकली। इसका मतलब आर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है स्मॉल आर पे। सेल्फिंग जब करवाई तो हमें दोनों रेशियो 1:2:1 मिले थे, प्लीज इसको याद रखें। यही खास बात होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डोमिनेंस का, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, इसके बाद वैसे तो को डोमिनेंस आता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के पैटर्न से लेके जाना चाहती हूँ और ये बुक भी एनसीईआरटी का पैटर्न ही आपके लिए फॉलो करती है, तो यहाँ पर डोमिनेंट अलील अपने रिसेसिव अलील पर एक्चुअली करता क्या है, वो बात, वो किस्सा आपको यहीं पर एनसीईआरटी समझाती है। तो हम यहीं पर आपको समझाएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे हैं जो इस हिस्से को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक बात बता दी कि अगर एक कैरेक्टर है जैसे कि प्लांट हाइट, इस कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं जिसको आप बोलते हो ट्रेट। ट्रेट क्या क्या हुए? या तो वो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ये इसके ट्रेट है। मेंडल ने हमें ये भी बता दिया कि इन ट्रेट्स को या इन कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं जीन्स, और इन जीन्स के भी वेरिएंट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें आप बोलते हो अलील्स, यानी कि ये पेयर्ड होती हैं।
ये सारी बात हमें मेंडल ने बता दी थी। मेंडल ने हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया था, जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप एक डिसिमिलर ट्रेट की बात करते हो, डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात करते हो, डिसिमिलर अलील्स की बात करते हो, तो उनमें से कोई एक दूसरे पर डोमिनेंट होता है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने देता। ऐसा क्यों होता है? क्यों का रीजन इस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। बेटा हम क्या मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी जीन तभी एक्सप्रेस होता है जब उसका प्रोटीन बनता है। किसी भी जीन से अगर आपको फिनोटाइप बनाना है तो पहले उस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। या आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हो। वो प्रोटीन की वजह से एक पर्टिकुलर फिनोटाइप आपको मिलता है। आई होप ये चीज हम सबको पता हो, है ना? तभी हमको एक चीज मिलती है, एक कैरेक्टर मिलता है, एक आई कलर, एक हाइट, ये चीजें हमको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उस जीन ने प्रोटीन बनाया। कभी कभी क्या था, या सबसे पहले आप ये मानो, हमारे जीन्स जो थे वो वाइल्ड थे। वो सारे जीन्स वाइल्ड थे, और सारे वाइल्ड जीन्स जो थे एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब ओवर टाइम हमको क्या देखने को मिला? इवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमको क्या देखने को मिला? म्यूटेशन। जैसे जैसे हमने म्यूटेशन देखा, हमारे कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन रुक गया है, हमारे कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन कम हो गया है। यानी वो जीन कुछ इस तरीके से म्यूटेट हो गया कि अब वो अपना प्रोटीन बना नहीं पा रहा। वो अलील था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं टॉलनेस की बात करूं, तो पहले हमारे दोनों जीन कैपिटल टी वाले थे, दोनों कैपिटल। और अचानक से ओवर एवोल्यूशन एक जीन यहां पर काम करना रुक गया, उसके अंदर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया कि वो टॉल वाला प्रोटीन बना ही नहीं रहा। तो अब मैं उसको क्या कहने लगी? स्मॉल टी। अगर वो म्यूटेशन, वो चेंज कुछ इस तरीके का हुआ कि मेरा जीन अब या तो एक्चुअल प्रोटीन बना नहीं पा रहा, या बना रहा है तो थोड़ा कम फंक्शनल बना रहा है। प्रोटीन ही एंजाइम होता है, ये बात मत भूलना, प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं, और ज्यादातर एक्सप्रेशन एंजाइम की वजह से आते हैं। इसलिए आपकी एनसीईआरटी एंजाइम वर्ड यूज करती है। पर हुआ क्या? सबसे पहले दोनों कैपिटल टी थे। ओवर एवोल्यूशन, ऐसा कुछ म्यूटेशन आया कि उसमें से एक कैपिटल टी ने काम करना बंद कर दिया। अब वो या तो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो टॉलनेस ला नहीं पा रहा, यानी वो फंक्शनल ही नहीं है वो एंजाइम, या फिर वो एंजाइम थोड़ा कम फंक्शनल। तो उस टाइम पे सिर्फ कैपिटल टी काम करने लायक रह गया, और दूसरा जीन तो अब अपना काम कर नहीं पा रहा। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा कि ये एक्चुअली इसको डोमिनेट या सप्रेस करता है। एक्चुअलिटी आप समझोगे तो ये काम ही नहीं कर रहा। और जब ये काम ही नहीं कर रहा, तो इसके काम ना करने पर जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों कैपिटल टी थे तो ये भी टॉल वाला प्रोटीन बना रहा था, ये भी टॉल वाला प्रोटीन बना रहा था, प्लांट टॉल आ रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो ये स्मॉल टी ने काम करना बंद कर दिया, काम नहीं कर पा रहा किसी भी रीजन से, म्यूटेट हो गया, या ये जीन प्रोटीन नहीं बना रहा, या थोड़ा कम फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है। पर सारा जिम्मा उठाने के लिए ये कैपिटल टी बैठा है ना, ये बना लेगा टॉल वाला प्रोटीन, और आपको फिर भी प्लांट कैसा मिला? टॉल मिला। लेकिन वहीं जरा सोचो, दोनों स्मॉल टी हैं, और अब दोनों का म्यूटेशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि ये नॉन फंक्शनल है। तो एक बात याद रखना कि जो रिसेसिव वाले अलील होते हैं ना, वो काम नहीं करते, वो प्रोटीन नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया प्रोटीन बना रहे, बेटा वो प्रोटीन नहीं बनाते। या तो उनका फंक्शन खत्म हो जाता है, या फिर वो उनका फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है, अभी प्रोटीन बना ही नहीं रहे। इनके प्रोटीन ना बनाने की वजह से जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि आप याद रखो बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट को किसी चीज में कन्वर्ट करता है। कैपिटल टी उसको टॉल में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन स्मॉल टी पर कन्वर्ट हो नहीं रहा था। तो कन्वर्ट ना होने पर जो फीचर दिखाई देता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर या ड्वार्फ बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि इसने कोई प्रोटीन बनाया होगा, नहीं, इसने कुछ नहीं बनाया होगा, और जब इसने कुछ नहीं बनाया तो जो दिख गया वो ड्वार्फ था, उसको रिसेसिव कैरेक्टर कह देते हैं। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट डोमिनेंस का, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट डोमिनेंस का। यहाँ पर शायद ये चीज अच्छा प्रॉपर यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, मैं वो पॉइंट आपको एनसीईआरटी वाला यहाँ पर लिखवा भी देती हूँ, उसको लिख लो मेरे साथ। यहाँ पर स्पेस के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करती हूँ ताकि हम इसको लिख पाए, राइट? लॉ ऑफ डोमिनेंस को थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे। देखो, तीन चीजें आपकी एनसीईआरटी बताती है, बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझो। क्या कहती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी हमको कह रही है कि मान लेते हैं दो अलील है, ऑफकोर्स हर चीज के आपके पास, हर जीन के आपके पास दो अलील होते हैं, दो वेराइटी, डिसिमिलर पेयर आपके पास हो सकता है। तो एक अलील है जो कि आपके पास कैपिटल टी है, जो काम कर रहा है, और दूसरा अलील है स्मॉल टी, जिसको मैं कह रही हूँ मॉडिफाइड या म्यूटेटेड अलील, जो पहले कभी सही काम करता था, पर अब ये बेचारा, इसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया कि अभी अपना एक्सप्रेशन ला ही नहीं पा रहा, चाह कर भी अपना एक्सप्रेशन ला ही नहीं पा रहा।
तो इस केस के अंदर क्या क्या हुआ हो सकता है, आप ऐसा समझ के चलो कि ये वाला जीन एक एंजाइम बनाएगा। जैसे मैंने प्रोटीन का नाम लिया, एनसीईआरटी एंजाइम का नाम लेती है और बोलती है कि इस एंजाइम का काम रहा होगा एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, ये इस एंजाइम का काम रहा। अब अगर जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी टाइप का रहा होगा तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत तब आई होगी जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और स्मॉल टी कुछ तो छेड़खानी करे। अब ये जो स्मॉल टी हुआ है, हो सकता है स्मॉल टी में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ हो कि आपके पास जो एंजाइम बने वो थोड़ा सा लेस फंक्शनल हो, थोड़ा सा लेस फंक्शनल हो। लेस फंक्शनल वाले केस में क्या होता है बेटा, थोड़ा कम फंक्शन कर रहा है पर इसका मतलब ये नहीं फंक्शन नहीं कर रहा। तो लेस फंक्शनल वाले केस में ऐसा नोटिस किया गया कि जनरली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था और हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, और ज्यादातर ऐसी मॉडिफिकेशन होती थी, ज्यादातर ऐसी म्यूटेशन होती थी जो छुप जाती थी और डोमिनेंट जैसा ही बिहेव करती थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था। कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी हो सकती है कि ये यहाँ पर या तो क्या बनाए, एक डिफरेंट एंजाइम बना दे, जो एंजाइम बनाना था वो ना बनाकर कोई डिफरेंट एंजाइम बना दे, या कहो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे। अब एंजाइम काम ही नहीं कर रहा, लेस फंक्शनल छोड़ो, नॉन फंक्शनल हो गया, अब वो काम ही नहीं करता। जैसे आपका स्मॉल टी ड्वार्फ वाला, अब वो काम ही नहीं करता। जब वो काम ही नहीं कर रहा तो वो तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो सारा भार किस पर आ जाएगा, कैपिटल टी पे भी। जब तक कैपिटल टी है तब तक टॉल मिलेगा, अगर वहां स्मॉल टी आ गया तो उसको तो काम करना आता ही नहीं, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये जो मॉडिफिकेशन स्मॉल टी की आपके पास आई है, ये एंजाइम बनाई ना, नो एंजाइम। उस पर्टिकुलर केस में भी सेम चीज होगी कि ये कन्वर्ट नहीं होगा, आप कैपिटल टी पे डिपेंडेंट रह जाओगे। जब तक कैपिटल टी है आपको काम मिल जाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी पर पूरा डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड हो। अब वहीं अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो, तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो सकता है स्मॉल टी में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ हो कि ये पूरा नो एंजाइम पे ना गया हो, रैदर देन कोई नया एंजाइम बन गया, और वो नया एंजाइम थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और वो कैपिटल टी तो अपना एंजाइम बना ही रहा था, अब स्मॉल टी कोई नया एंजाइम बना रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट आ गया और वो पूरी तरीके से नहीं रुका था तो कोई पिंक कलर आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी एक्चुअली स्मॉल टी नहीं है, मॉडिफाइड है। तो वो मॉडिफाइड कुछ इस वे में हुआ होगा कि कोई नया एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम उतना ही प्रोमिनेंट है जितना कैपिटल टी का एंजाइम था। तब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है को डोमिनेंस का। कभी कभी जो म्यूटेशन हुई होती है उसकी वजह से कैपिटल टी के साथ साथ जो स्मॉल टी, अब कैपिटल टी मेरा कहने का मतलब है जो दो दो अलील है, बस मुझे दो अलील दिखाने हैं इसलिए मैं कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रही हूँ। तो हो सकता है ये जो दूसरा अलील है उसने कुछ इक्वली फंक्शनल एंजाइम बना दिया, हो सकता है उसने कुछ इक्वली फंक्शनल एक नया एंजाइम बना दिया। अब ये भी एक्सप्रेस, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब ये भी एक्सप्रेस कर रहा है पूरा पूरा, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है पूरा पूरा, आपको दोनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं इसको आप बोलते हो कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस के बारे में भी थोड़ा सा सुन लो। इसके जैसे वहां पर स्नैपड्रैगन एंटेराइनम मेजस आपको पक्का पक्का से याद करना होता है। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे कॉड कलर इन माइस। यहाँ पर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रखा है ये मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। इन्होंने क्या प्रॉपर यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने ब्लड ग्रुप दे रखा है। ऑफ कोर्स ब्लड ग्रुप तो इसका बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ही, वैसे कॉड कलर इन माइस भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको देख लेते हैं। कैटल में भी कॉड कलर इस चीज को लेकर देखा था बेटा। क्या था कि जहां तक मुझे याद है शायद एक डॉग है वो ब्राउन स्किन कलर का है, दूसरा है वो ब्लैक स्किन कलर का है। जो उनका ऑफस्प्रिंग बना है वो आधा ब्लैक आधा ब्राउन कलर, दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर आ रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा, लाल फूल, सफेद फूल, पिंक कलर का फूल, पिंक तो क्या गुलाबी, गुलाबी कलर का फूल आपके पास आ रहा है। तो ना तो वो मम्मी जैसा है ना वो पापा जैसा। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है, ब्राउन पापा, ब्लैक मम्मी, बच्चा ब्लैक और ब्राउन दोनों। तो लाइक बोथ द पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस के बीच में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऑफस्प्रिंग रिजेंबल नाइदर ऑफ द पेरेंट, बट इन को डोमिनेंस ऑफस्प्रिंग रिजेंबल बोथ द पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स। यहाँ पे अगर मैं वैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके पास ब्लड ग्रुप आता है तो ब्लड ग्रुप से इसको समझाने की आपके पास कोशिश करती हूँ। बेटा यहीं पर ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा सीख भी लो, हालांकि ये बात आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सीख कर आए हो अच्छे से। बट हाँ, हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ए बी ब्लड ग्रुप के हमारे पास ना 3 जीन्स होते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप के हमारे पास सॉरी एक जीन है, जीन तो एक ही है पर हम कहते हैं ना हर जीन की मल्टीपल अलील्स होते हैं। जनरली हम डिप्लॉयड है तो हमें 2 वैरायटी अलील की दिखाई देती है, एक बॉडी में 2 ही वैरायटी हो सकती है, 2 ही तरीके के अलील हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही अलील,
हो सकता है कोई नई मॉडिफिकेशन आई हो, कोई नया म्यूटेशन हुआ और जी तीसरा अलील बन गया। तो याद रखना ए बी ब्लड ग्रुप के लिए एक जीन है पर 3 अलील है, और ये 3 अलील जब कभी आपको 2 से ज्यादा अलील मिलते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट बनाता है मल्टीपल अलीलिज्म। इसके बाद आप मल्टीपल अलीलिज्म ही पढ़ोगे तो वहां पर भी वापस से सेम एग्जांपल आएगा, तो मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ। क्योंकि हमारा ए बी ब्लड ग्रुप के 3 अलील होते हैं तो वो मल्टीपल अलीलिज्म शो करता है। 3 अलील है, लेकिन याद रखना ये 3 अलील पॉपुलेशन में मिलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में नहीं। मेरे अंदर अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करूं, मेरे अंदर या आपके अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे अंदर 3 अलील मिल रहे हैं ब्लड ग्रुप के, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक इंडिविजुअल, हम लोग क्या है, डिप्लॉयड है ना बेटा। हम लोग अगर डिप्लॉयड है, मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 अलील हो सकते हैं। तीनों अलील मेरे साथ एक साथ मेरे पास तीनों अलील हो ही नहीं सकते। तीनों अलील मिल रहे हैं तो पॉपुलेशन में मिलेंगे, इसीलिए कहते हैं मल्टीपल अलीलिज्म पॉपुलेशन का फीचर होता है, कभी इंडिविजुअल का नहीं होता। मल्टीपल अलीलिज्म मिलना ये पॉपुलेशन का फीचर होता है, कभी इंडिविजुअल का नहीं होता। यहां पर मैं को डोमिनेंस की बात कर रही हूँ, मल्टीपल अलीलिज्म की नहीं, पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। अब हमने क्या देखा, हम एक इंडिविजुअल देख रहे थे। उस इंडिविजुअल के अंदर हमने देखा कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप के हमारे पास 3 अलील है। अब 3 अलील हैं तो इनके अंदर टाइप ऑफ फिनोटाइप फिर से आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या पेयरिंग हो सकती है, कौन कौन से अलील है, तो अलील कौन कौन से अलील आपके पास है। यहाँ पर जो जीन है, ये जो मैं कह रही हूँ एक जीन के 3 अलील है, इस जीन का नाम है आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन। मैं लिख देती हूँ, इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम होता है आइसो ए ग्लूटिनोजन जीन। ठीक है, और इस जीन की वजह से या इस जीन का जो अलील आपके पास होता है उसकी वजह से आरबीसी के सरफेस पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़कर आए हो। अगर आपके पास जो अलील है, अलील कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के हैं। अगर आपके पास जो अलील है वो आई ए टाइप का है, तो आपके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। अगर आपका अलील आई बी टाइप का है तो आपके आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। अगर आपका अलील आई ओ टाइप का है, या इसको देखो आई ओ भी बोलते हैं और बहुत बार इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपके आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं। क्रॉस बना रही हूं क्योंकि उस टाइम वहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या देखा कि हमें एक पेरेंट से अलील मिला आई ए और दूसरे से भी हमें मिला आई ए, तो ऑफस्प्रिंग कैसा बना, आई ए टाइप का। हो सकता है हमें एक से बी और दूसरे से बी ही मिला हो, तो ये हो जाएगा आई बी टाइप का। हो सकता है दोनों से स्मॉल आई वाला मिला हो, तो ये हो जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई। अगर एक से ए दूसरे से बी मिला हो तो ए बी टाइप का। एक से ए दूसरे से आई मिला हो तो आई टाइप का। एक से बी दूसरे से आई मिला हो तो आई टाइप का, और ए और बी दोनों मिले हो तो ए बी टाइप का। तो आपको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा, अगर दोनों ए टाइप के हैं तो ए ब्लड ग्रुप, ए ओ टाइप या ए आई है तब भी ए ब्लड ग्रुप, दोनों बी बी टाइप के हैं तो बी ब्लड ग्रुप, बी आई टाइप के हैं तब भी बी ब्लड ग्रुप, और अगर ऑफ कोर्स दोनों ए और बी आ रहे हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप आपके पास आएगा। और सिर्फ एक कंडीशन है जिसके अंदर आपको ओ ब्लड ग्रुप मिलता है, जब दोनों स्मॉल आई वाले, तब आपको ओ ब्लड ग्रुप, तब आपको यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप मिलता है। ये टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्योंकि ये मल्टीपल अलीलिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें कैसे पता चला मैम, क्या हमें इतनी कॉम्बिनेशन हर बार करके देखनी पड़ेगी, नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतनी कॉम्बिनेशन हर बार करने को नहीं देखनी। 3 ही अलील हैं, फिक्स्ड डेटा आपके पास है, ब्लड ग्रुप के सिवा कोई और क्वेश्चन कभी आता ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन ये जरूर आता है कि हमारे ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, तो वहां पर आपको ये बताना होता है कि जीनोटाइप हमें कितने टाइप के मिल रहे हैं बेटा यहाँ पे, और फिनोटाइप हमें कितने टाइप के मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फिनोटाइप की बात करूँ तो फिनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप कितने हैं मुझे बताओ, क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है हमारी पॉपुलेशन में। फिनोटाइप हमारे पास हो सकता है या तो कोई ए ब्लड ग्रुप का होगा, या कोई बी ब्लड ग्रुप का होगा, या कोई ओ ब्लड ग्रुप का होगा, या फिर कोई ए बी ब्लड ग्रुप का होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ये 4 ही फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, आपको पूरी पॉपुलेशन में कितने तरीके के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप होते हैं 6। जीनोटाइप होते हैं 6, कौन कौन से, आपके पास हो गया आई ए के साथ आई ए आया हो सकता है, आई ए के साथ स्मॉल आई आया हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आई बी के साथ आई बी आया हो सकता है,
आई बी के साथ स्मॉल आई आया हो सकता है, ठीक है। फिर मैं क्या कह रही हूँ, आई 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 ए के साथ आई बी आया हो सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और मैं क्या कह रही हूँ, स्मॉल आई और स्मॉल आई एक साथ आया हो सकता है। अब देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो जीनोटाइप कितने होते हैं, टोटल 6। इस पे इतने सारे क्वेश्चन है, मैं इसको पीवाईक्यू में यहाँ पर लिख रही हूँ। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि आपके ब्लड ग्रुप को लेकर कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, 6, लेकिन कितने फिनोटाइप आते हैं, सिर्फ 4। अब जिसके दिमाग में आ रहा है क्या मैम ये टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने अलील हैं उसके बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली याद रखना मल्टीपल अलीलिज्म के लिए। कभी आपको मल्टीपल अलीलिज्म में नंबर ऑफ अलील दिए हो, नंबर ऑफ अलील आपको दिए हो और आपको टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने हो, और अगर आपको टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास कितने अलील है, n की वैल्यू हमारे पास 3 है क्योंकि 3 अलील प्रेजेंट है। तो 3 इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू, 3 इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आंसर आएगा 6, इसीलिए आपके पास 6 जीनो। तो वैसे भी कर सकते हो अगर कभी सिर्फ कैलकुलेट नंबर करना हो तो। कभी बना के तो देखना नहीं, सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, आएगा तो ऐसे कैलकुलेट कर देना। नहीं तो सिर्फ ब्लड ग्रुप पूछेंगे, उसका रट्टा मार लोगे, जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप 4 है, टेंशन तुम्हारी खत्म। अब मैं बात मल्टीपल एलिलिज्म की करने लगी हूँ यहाँ पे, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस हमें कैसे दिखाई देगा इस पूरे फिनोमेना में, उसके बारे में यहाँ पर समझो। मैंने यहाँ पर ना अलग अलग जीनोटाइप बना के देख लिए। कैसे बना के देखे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। मेरे पास 3 अलील थे, मेरे पास 3 तरीके के अलील थे, ए है, बी है और आई है, 3 ही तरीके के, अलग अलग मैच करके देख लिए। हो सकता है ए के साथ ए आ जाए, ए के साथ बी आ जाए, ए के साथ स्मॉल आई आ जाए, ए के साथ वापस बी आ जाए, बी के साथ बी आ जाए। ये मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के जीनोटाइप के देख लिए। लेकिन इनसे फिनोटाइप क्या बना, जब दोनों अलील ए वाले थे तो ऑफ कोर्स ए एक्सप्रेस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ए के साथ स्मॉल आई था तो इतनी बात याद रखना, ये स्मॉल आई वाला तो वैसे ही रिसेसिव है, ये एक्सप्रेस हो ही नहीं पाता। जब ये एक्सप्रेस हो ही नहीं पाता तो इसके साथ जो भी है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहां पर कौन एक्सप्रेस हो गया, ए। जब स्मॉल आई एक्सप्रेस हो ही नहीं पाता तो इसके साथ जो है वो एक्सप्रेस हो गया, यानी कि बी। जब स्मॉल आई एक्सप्रेस हो ही नहीं पाया, कोई एंटीजन आया ही नहीं आरबीसी के सरफेस पर, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या कहा, ओ। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। ए से ब्लड एंटीजन सरफेस पर कौन सा एंटीजन होता है, ए। बी से सरफेस पर कौन सा एंटीजन होता है, बी। अब चाहे ए के साथ स्मॉल आई आए, आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, तो स्मॉल आई अपने आप को जब एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, सरफेस पर कोई एंटीजन ही नहीं है, ऐसे ब्लड ग्रुप को क्या कह दिया, ओ। लेकिन एक बार जरा ध्यान से देखो इस आई ए आई बी वाले जी, इस आई ए आई बी वाले जीनोटाइप में दोनों अलील है, ए भी है और बी भी है। तो क्या ए एक्सप्रेस हुआ, क्या ए ने बी को डोमिनेट किया, क्या बी ने ए को डोमिनेट किया, नहीं। उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या निकला, ए बी। उसके सरफेस पर ए एंटीजन भी था, उसके सरफेस पर बी एंटीजन भी था। यहां पर हमको ऐड करना है एक फोर्थ केस, अलील के बेसिस पर मुझे यहां पर आपके लिए ऐड करना है एक फोर्थ केस, कि मैंने एक पर्सन का जीनोटाइप देखा जिसके पास आई ए और आई बी दोनों थे, और जब दोनों थे तो उसके आरबीसी को सरफेस के को अगर देखा गया तो उसके पास ए प्लस बी एंटीजन दोनों मिले, यानी कि ये वाला अलील भी एक्सप्रेस हुआ, ये वाला अलील भी एक्सप्रेस हुआ। जब दोनों अलील एक साथ एक्सप्रेस होते हैं इसको आप क्या बोलते हो, कोडोमिनेंस। कोई किसी से ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, दोनों बराबर के डोमिनेंट हैं, इसलिए दोनों एक्सप्रेस हुए, इसीलिए ये एग्जांपल आपके पास आता है कोडोमिनेंस। याद रखना पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम में सिर्फ ये जो ए बी वाली चीज है ना, ये कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस है क्योंकि दोनों अलील एक्सप्रेस हुए। पर आपने साथ साथ में पूरा मल्टीपल अलीलिज्म भी यहाँ पर पढ़ लिया कि वो पॉपुलेशन के लिए होता है, इंडिविजुअल में नहीं मिलता है, उसका फॉर्मूला फिनोटाइप या जीनोटाइप का क्या है। अब यहाँ पर ये सेम चीज आपको दिखाई हुई है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पर अगर आप उसका रेड ब्लड सेल देखोगे तो उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन दिखाई देगा, ठीक है। उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, ये ह्यूमन फिजियो में पढ़ चुके हो तो दोबारा मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। उसके अंदर एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होती है। किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी है, किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर बी एंटीजन होता है लेकिन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। तो आप ये पूरा ट्रांसफ्यूजन पढ़ते हो कि ए ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाला ही खून दे सकता है, क्योंकि अगर बी ब्लड ग्रुप वाले ने देने की कोशिश करी तो इसके पास एंटीबॉडी है, ये मार देगा। पूरा कॉन्सेप्ट आप वहां पर पढ़ते हो, है ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी टाइप का है तो ए बी टाइप के अंदर एंटीजन तो दोनों है, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है।
अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ टाइप का है तो ओ टाइप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता पर एंटीबॉडी दोनों होती। ये कॉन्सेप्ट आप वहीं पर पढ़ लेते हो बेटा। कोडोमिनेंस में आप क्या देखते हो? कोडोमिनेंस इज अ सिचुएशन वेयर बोथ अलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली इन अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में जो एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। डोमिनेंट की डेफिनेशन है, अब तो बहुत बार हमने देख लिया। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस में दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हो तब आप उसको कोडोमिनेंस कहते हो, क्योंकि दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस सिनेरियो में डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन यहां पर आई ही नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसे अलील्स को कहा जाता है कोडोमिनेंट अलील। इट इज असेंशियल टू डिस्टिंग्विश कोडोमिनेंट अलील फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लीज इन दोनों का डिफरेंस समझो। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वन ऑफ द अलील अफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट देन द अदर। थोड़ा ज्यादा इफेक्ट था, दूसरे का थोड़ा कम था, इसकी वजह से कुछ इंटरमीडिएट आ गया। लेकिन को डोमिनेंस में दोनों बराबर के डोमिनेंट होते हैं। को डोमिनेंस में F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी। को डोमिनेंस के एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुप भी आता है, सिकल सेल एनीमिया भी आता है। सिकल सेल एनीमिया कैसे आता है बेटा, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। सिकल सेल एनीमिया में एक चीज देखी गई है, अभी आप इसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया का प्लियोट्रोपिज्म में भी देखोगे, क्योंकि एक जीन से बहुत सारे कैरेक्टर है, वहां पर देखोगे। एनीवे, सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज होती है जिसके अंदर आपका एक जीन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन है, जिसकी वजह से आपका आरबीसी नॉर्मल शेप का ना बनकर सिकल शेप का बन। तो इसके अंदर भी एक चीज देखी गई है बेटा कि अगर जो जीन है वो HbA टाइप का है तो आपके पास नॉर्मल आरबीसी। अगर जो अलील जो मॉडिफाई हो चुका है वो HbS टाइप का है तो सिकल शेप की आरबीसी बनती है। सिकल शेप की आरबीसी बनती है। अब जरा यहां पर देखो हमने क्या देखा जीनोटाइप में। अगर एक इंडिविजुअल HbA और HbA टाइप का है, ये उसका जीनोटाइप है, तो उसके अंदर नॉर्मल आरबीसी। अगर किसी का जीनोटाइप HbS टाइप का है, पहली बात तो वो जिंदा ही नहीं रहता, वो मर जाता है क्योंकि ये फेटल डिसीज है, पर उसके अंदर सारी सिकल शेप मिलेगी, सारी सिकल शेप मिलेंगी। लेकिन अगर कोई आदमी जिसके अंदर एक HbA और दूसरा HbS अलील है, तो उसके अंदर ऐसा देखा गया कि आधी आरबीसी नॉर्मल शेप की थी और बाकी की आधी आरबीसी, बाकी की हाफ आरबीसी सिकल शेप की। तो अब मुझे बताओ, जब दोनों अलील थे, कोई एक दूसरे से ज्यादा डोमिनेंट नहीं था, दोनों बराबर के डोमिनेंट थे, दोनों ने बराबर का एक्सप्रेशन शो किया, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में दो एग्जाम्पल आते हैं, ब्लड ग्रुप, एक सिकल शेप या सिकल सेल एनीमिया। ब्लड ग्रुप आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल अलीलिज्म समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी को दोबारा से लिखा गया, एक एक चीज आप पढ़ चुके हो कि अगर एक इंडिविजुअल आईओ है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ये वाला जीनोटाइप अगर है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि IA अलील जो होता है वो IO से तो डोमिनेंट होता है। अगर ये वाला जीनोटाइप है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि जो IB होता है वो I से तो ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर ये वाला जीनोटाइप है तो दोनों एक्सप्रेस होते हैं, ब्लड ग्रुप को AB कहा जाता है, यही आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ये बात आप पढ़ चुके हो। जिसकी वजह से उसमें A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों बराबर में एक्सप्रेस हुए। अलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप IA एंड ब्लड ग्रुप IB दोनों कोडोमिनेंट है, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप में दोनों एक साथ होते हैं। AB blood group is characterized by the presence of both antigen IA and antigen IB on the surface of RBC. दोनों तरीके के एंटीजन आपको मिलेंगे। Since there are three distinct allele for human blood group, हमारे पास 3 अलील है ना, तभी तो मल्टीपल अलीलिज्म है, तीनों अलील हैं। 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल है, जिसे आप n into n+1 डिवाइड बाई 2 से कैलकुलेट करते हो, है ना। 6 अलग अलग जीनोटाइप आपके पास बनाना पॉसिबल है। तो हमें जीनोटाइप कितनी मिली है? 6। उसमें से हमने फिनोटाइप देखे, वो हमें कितने मिले हैं? 4। AB और O। रट्टा मार लो, इस पे क्वेश्चन आता है, ये 6 और 4 पे क्वेश्चन आता है। वैसे कैसे आता है मैंने ये भी आपको बता दिया। अब देखो मल्टीपल एलीलिज्म, इसमें तो ले देंगे एग्जाम्पल, ये एक मल्टीपल एलीलिज्म में ABO ब्लड ग्रुप का आता है, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी बात अच्छे से कर चुके हैं। हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप के लिए 3 अलील होते हैं, 3 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट या एंटीजन बनते हैं। हर अलील एक अलग एंजाइम बनाता है, एक अलग कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है। उस अलग कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने अलग अलग शो किया है, जैसे एक को ट्रायंगल से, दूसरे को सर्कल से।
जैसे ए एंटीजन को ट्रायंगल से दिखाया है, बी एंटीजन को सर्कल से दिखाया है, और आई वाला तो कुछ बना ही नहीं रहा। ब्लड ग्रुप दिखाने की आपको कोशिश करी, फिर से देखो 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप याद रखना, 6 जीनोटाइप वाला फॉर्मूला याद रखना। अगर आरबीसी पर सारे ट्रायंगल है मतलब ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर सारे सर्कल है तो बी एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप होगा। सर्कल और ट्रायंगल दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, कोडोमिनेंस, और अगर कुछ भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब तो बहुत अच्छे से हमने इसको देख लिया है ना। देखो जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। तो इतना ही मल्टीपल एलीलिज्म था। बस मल्टीपल एलीलिज्म में इतना जरूर याद रखना कि अगर कभी आपके पास एक जीन है ना, जो कि एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, जैसे यहां पर हमारा कैरेक्टर क्या है, यहां पर हमारा कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप, यहां पर हमारा कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप। तो अगर एक जीन बेटा एक कैरेक्टर को अगर आपके बॉडी में रेगुलेट कर रहा हो, और उस एक जीन के आपके पास दो अलील जो कि टेक्निकली होने चाहिए वो नहीं है, आपके पास मोर देन 2 अलील है, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल में नहीं, इन अ पॉपुलेशन। और उस अलील को ऐसा नहीं है कि जी हम इतने सारे इंडिविजुअल थे और किसी एक इंडिविजुअल में जी म्यूटेशन हो गया तो हम उसको नया अलील मान लेंगे। इतनी जल्दी नई अलील की पदवी उसको नहीं दी जाती बेटा। अगर एक म्यूटेशन हुआ, वो स्टेबल रह गया, बार बार मेटिंग करने के बावजूद वो उस पॉपुलेशन में स्टेबल रह गया, सर्वाइव कर गया, 1% फ्रीक्वेंसी से भी अगर सर्वाइव कर गया, 1% का डेटा रखा जाता है, अगर 1% फ्रीक्वेंसी से उस पॉपुलेशन में वो सर्वाइव कर गया, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तब उसको एक नया अलील गिना जाता है। तो ये आपके पास एक नया अलील आ जाता है जिससे आप मल्टीपल अलीलिज्म की बात करते हो, पॉपुलेशन में बात करते हो। एग्जांपल एक ही आपके पास जिससे आप क्या कहते हो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर हमारे पास आता है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड जितने लॉज थे, जितने क्रॉस थे, जितने एक्सेप्शन थे, आपने वो भी कर दिए। पर मेंडल यहां तक नहीं रुके। मेंडल ने कहा कि एक बार में एक कैरेक्टर लेकर उतना मजा नहीं आ रहा, एक बार में दो दो कैरेक्टर लेते हैं। इस बार हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसकी सीड, जिसका फ्लावर रेड कलर का है लेकिन सीड उसकी राउंड है, और दूसरा प्लांट लेंगे जो कि जो कि व्हाइट कलर का फ्लावर है लेकिन रिंकल्ड सीड रखता है। तो एक बार में दो दो कैरेक्टर उठाएंगे और फिर देखेंगे क्या एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर असर है, कोई फर्क पड़ रहा है, क्या वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस पैटर्न को अफेक्ट करता है या नहीं करता। तो ये फाइनल चीज जो आपको पढ़नी है मेंडल की, वो डाई हाइब्रिड है। उसके बाद दूसरे लोगों की कहानी शुरू हो जाएगी, मॉर्गन की कहानी शुरू हो जाएगी, सटन और बोवरी की कहानी शुरू हो जाएगी। मेंडल की आखिरी कहानी होती है विच इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इज्जत देते हुए मेंडल को इनका फाइनल डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे, और मेंडल उसके बाद खत्म हो जाए। फिर मेंडल को रीडिस्कवर किया वो कहानी हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप